फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एल्कीन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन को क्या बोला जाता है? ओलेफिन्स। ओलेफिन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका क्या होता है, ये क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं? ऑयल लाइक कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए इनको ओलेफिन्स बोला जाता है। सेकेंड थिंग है, इनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड बोला जाता है और सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेटेड बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। एल्कीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए सबसे सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं हम इथीन, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से शुरुआत कर रहे हैं हम। देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा। इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये प्योर पी ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग से बना होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो इसके हिस्से में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन आई sp2। इसकी भी कितनी आएगी? sp2। अब sp2 वाले का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्लेनर। वैसे होता है ट्रायंगल प्लेनर, लेकिन यहां पे हम सिंपल बोलेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका। अब इसके प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से, जैसे मान लो ये एक मैं प्लेन के अंदर मान लूं, तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है वो अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन में हमें पता चला कि इसका स्ट्रक्चर है प्लेनर। अगर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले कार्बन और कार्बन आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद इनके 2 बॉन्ड्स होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? 1s। और एक जो ऑर्बिटल बचा अनहाइब्रिड, उसने साइडवेज ओवरलैपिंग कर ली। साइडवेज ओवरलैपिंग करने से उसने क्या बनाया? पाई बॉन्ड। ये बन गया सिग्मा, और ये भी सारे क्या बने हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो ये इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर इसका एक्चुअल में होता है प्लेनर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। आइसोमर क्या होते हैं? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो, उसको हम बोलते हैं आइसोमर, और उस फिनोमिना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो ये 2 टाइप का होता है। फर्स्टली हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर एल्कीन का कैसे हो सकता है, देखते हैं। इसका फर्स्ट टाइप पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना है, बट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट होनी। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अगर नंबरिंग करें तो इस साइड से होगी, तो नाम बनेगा इसका ब्यूट 1ene। इसी के साथ ही हम कंपैरिजन करते हैं इसका
डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आ गया तो हम कह देंगे इसको ब्यूटेन। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, जिस वजह से ये क्या बन गए, आइसोमर बन गए। सेकेंड हम बात करते हैं इसी के अंदर चेन आइसोमर। चेन आइसोमर वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट चेन बनेगी। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसकी बात करते हैं, 5 कार्बन है तो इसका नाम हम कह सकते हैं पेंट 1 इन। इसके साथ ही हम ये लेके चलते हैं हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं करी है, सिर्फ एक CH3 ग्रुप को साइड में लगा दिया सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में। अब स्टेट चेंज ज्यादा, यहाँ पे स्टेट चेंज बन रही थी 5 कार्बन की, यहाँ पे स्टेट चेंज बन रही है मैक्सिमम 4 कार्बन की। इसका अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करूं तो ये बनेगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 नेम चेंज है, कंपाउंड अलग अलग बन गए हैं, स्ट्रक्चर इनके अलग है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसीलिए ये किस कैटेगरी में आते हैं, चेन आइसोमर, जो किसके अंदर आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। थर्ड टाइप देखते हैं इनका रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3 कार्बन है तो बना प्रोप 1 इन। हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है, CH2, तो CH2 CH2 CH2, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 C3H6, इसमें भी क्या C3H6, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपेन है ये, भले इसमें डबल है लेकिन आपस में ये एक दूसरे के क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो 3 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़े हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। अब देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। सेकंड टाइप है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, जब स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट हो एटम्स की तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इनको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, सिस ट्रांस आइसोमर भी बोला जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, सिस ब्यूट 2 इन, क्योंकि नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो सेकंड जो डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पे है। CH3 दोनों एक ही साइड पे है, सिस ब्यूट 2 इन, CH3 अपोजिट है, 180 के एंगल पे है, ट्रांस ब्यूट 2 इन। ये था हमारा आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। की एल्कीन, मानो हमारे पास 2 एल्कीन्स है, उनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी और कौन सी कम स्टेबल होगी, वो पढ़ते हैं हम। किस फैक्टर के बेस पे हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टेबिलिटी है उसकी बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट released when 1 mole of alkene is get hydrogenated। मतलब जब एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब पाई बॉन्ड टूट रहा है और नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अब देखिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यू सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं।
अब हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। मतलब लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब सीधा कह सकते हैं वीक बॉन्ड टूट रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम कहते हैं HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो एनर्जी रिलीज होती है। अब जितनी ज्यादा स्टेबल ये होगी एल्कीन, वो रिएक्ट कम करेगी। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्ट कम करेगी, रिएक्ट कम करेगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी ही कम। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की अगर बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अगर ज्यादा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। एग्जांपल देखें तो जनरली जो सिस, हमारे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड C CH3, मतलब इसकी पहले सिस फॉर्म बना लेते हैं और इधर हम बना लेते हैं ट्रांस फॉर्म। ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिस एल्कीन। क्यों? क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होती है और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होती है। इसकी लगभग 115 के अराउंड आती है किलो जूल और इसकी 120 या 119 के अराउंड हो सकती है। तो जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी स्टेबिलिटी कम। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस एल्कीन या ट्रांस एल्कीन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होती है। तो एक रीजन तो ये हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बेस पे ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। अब सेकंड देखते हैं कि किसके बेस पे हम बता सकते हैं। सेकंड फैक्टर है हमारा स्टीरिक रिपल्शन। स्टीरिक रिपल्शन, इसमें भी देखिए अगर हम सिस एल्कीन की बात करें तो इसमें CH3 जो ग्रुप है वो दोनों एक ही साइड पे है और ट्रांस की बात अगर हम करते हैं तो इसमें CH3 जो ग्रुप है वो अपोजिट है, 180 का एंगल है, इनमें 0 डिग्री का एंगल है। अब इस कार्बन की भी मैं अगर बात करूं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस तरीके से होगा और ये भी कुछ इस तरीके से होगा। अब इनके अंदर सारे सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, इनके अंदर रिपल्शन आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्टीरिक रिपल्शन। लेकिन ट्रांस के अंदर स्टीरिक रिपल्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टीरिक रिपल्शन के बेस पे भी कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ट्रांस। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बेस पे भी कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ट्रांस। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन किसके? एल्कीन के। एल्कीन को कैसे बनाया जाएगा हम पढ़ेंगे। इसके एटलीस्ट 5 मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, जिनमें फर्स्ट है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए जो रिएक्टेंट्स होंगे वो होंगे एल्काइल हैलाइड, साथ में अल्कोहलिक KOH। याद रखना एक्वस नहीं लेना, अल्कोहलिक लेना है। अल्कोहलिक लेते हैं तो एल्कीन बनता है और एक्वस लेते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होने चाहिए। देखते हैं आगे इसका मैकेनिज्म कौन कौन सा फॉलो हो सकता है। इसके लिए जो मैकेनिज्म होगा वो E1 भी फॉलो हो सकता है और E2 भी फॉलो हो सकता है। E1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन और ये है बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन। जैसे SN1 और SN2 होता है, ये कौन कौन फॉलो करेगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और ये फॉलो करेंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी।
एल्काइल हैलाइड। E2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, E1 के अंदर इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट भी कौन सा बनेगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। तो टू टाइप के मैकेनिज्म शो हो सकते हैं यहाँ पे, E1 भी और E2 भी शो हो सकता है। E2 के अंदर सारे स्टेप एक ही, मतलब बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो डिस्कस करते हैं इसको, इस मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू। ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, क्यों? जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बन को आगे sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि जो जिस फर्दर देख रहे हैं ना वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसका जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एक एल्कीन, सिंपल नेम होगा उसका इथीन H2O प्लस KCl। ये हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अब देखिए प्राइमरी है तो E2 मैकेनिज्म शो होगा, E2 मैकेनिज्म शो होगा। देखते हैं सबसे पहले उसमें क्या होना है। OH नेगेटिव फ्रॉम एल्कोहल, ये मैंने क्लोरीन यहां से हटा के यहां क्यों लगाया? क्योंकि जो टू लिविंग ग्रुप होने हैं, एक तो H ने रिमूव होना है और एक Cl ने, इनमें 180 का एंगल होना चाहिए अगर हमें रिएक्टिविटी ज्यादा चाहिए तो। एक इस साइड पड़ा है, एक इस साइड पड़ा है, 180 का एंगल है इसमें। ये शिफ्ट हो जाएगा यहां और ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, लेकिन अभी ये लीव नहीं करेगा। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें H और OH का बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, ये ब्रेक होता हुआ, ये फिर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये फिर ब्रेक हो रहा है। इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। हाईली अनस्टेबल होती है ये, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कार्बन के 1 2 3 एंड 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसीलिए ये अनस्टेबल होती है और एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है। अनस्टेबल है तो जल्दी जल्दी आगे रिएक्ट कर जाएगी और बना देगी मेन प्रोडक्ट जो चाहिए, प्लस Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव किस फॉर्म में होगा? KCl के, क्योंकि जब OH नेगेटिव आया था तो K पॉजिटिव पड़ा था, तो वो KCl की फॉर्म में निकल जाएगा। ये तो था हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, उसमें डिहाइड्रो एलोजिनेशन क्यों बोला? डिहाइड्रो, डी का मतलब रिमूव होना, हाइड्रो वाटर, हेलोजिनेशन मतलब डी, उसके साथ भी डी है ना, हेलोजन भी रिमूव होने, तो 2 ग्रुप रिमूव होने हैं, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रोजन किस फॉर्म में चला जाएगा? वाटर की फॉर्म में, हेलोजन एक सॉल्ट की फॉर्म में रिलीज होगा। एक एग्जांपल E1 मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन KOH अल्कोहलिक के साथ जब हम करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एक एल्कीन प्लस H2O प्लस KCl। ये रिमूव, देखिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, प्रोडक्ट भी सेम ही बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, लेकिन इसमें मैकेनिज्म होगा E1 मैकेनिज्म मींस इसके अंदर बनना है कार्बोकैटायन। तो देखते हैं इसको। सबसे
नेचुरली ये क्लोरीन रिमूव होगा और बन जाएगा एक कार्बोकेटाइन। 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, ये है इवन बट स्टेप 2 होते हैं। फर्स्ट में कार्बोकेटाइन बनता है और ये स्टेप होता है स्लो। सेकंड स्टेप में होगा ये फास्ट स्टेप है, ये आएगा यहां पे और ये शिफ्ट हो जाएगा यहां, तो बन गया एक एल्कीन। प्लस रिलीज हुआ, तो ये मैकेनिज्म था इवन, जो जनरली कौन शो करते हैं, टर्शरी और सेकेंडरी वाले। अब आगे चेक करते हैं इनकी इस मेथड की रीजियो सेलेक्टिविटी। इस मेथड की चेक करते हैं, जो हमारा फर्स्ट मेथड चल रहा है, दैट इज बाय डिहाइड्रोएलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रीजियो सेलेक्टिविटी चेक करते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी, रीजियो केमिस्ट्री एक ही बात है। क्या होती है रीजियो सेलेक्टिविटी? जब जहां पे चांस हो 2 प्रोडक्ट बनने के या ज्यादा भी, उनमें से एक प्रोडक्ट मेजर होगा जो कि मोर स्टेबल होगा और बाकी होंगे माइनर। तो रीजियो सेलेक्टिविटी होगी कि जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांस हो तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट मेजर होगा और लेस स्टेबल प्रोडक्ट माइनर होगा। तो इसको किसके बेस पे समझते हैं हम? सेडजेफ रूल के। अब सेडजेफ रूल क्या कहता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड या हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज स्टेबल। जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इनकी, एक ये और एक ये, इसके अंदर इस पूरे को एक फंक्शनल ग्रुप मानना है और उसके साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये हाइड्रोजन तो इसका ही है, उसके साथ वाला अल्फा ये है, ये दोनों अल्फा है। इसके पास हाइड्रोजन है 3, इसके पास भी है 3, दैट इज 6 अल्फा हाइड्रोजन और इनके पास है 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं और उतनी ही ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है। तो अगर कहीं पे चांस हो इन दोनों के बनने के, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा बनेगा, 70 या 80% बनेगा और ये सिर्फ 20% बनेगा। तो रीजियो सेलेक्टिविटी किसके बेस पे पढ़ते हैं अपन? सेडजेफ रूल, जो क्या कहता है कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज स्टेबल, सो इट इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए रिएक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एक अल्काइल हैलाइड है और कौन सा है ये? सेकेंडरी, क्योंकि जिस कार्बन के साथ अब आगे फर्दर है 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन हम करवाएं अगर अल्कोहलिक KOH के साथ, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए क्लोरीन को बाहर जाने जाना है, हाइड्रोजन जाता है अल्फा वाले से, देखो जिसके साथ ये उसके साथ वाला कार्बन होता है अल्फा। अब 2 टाइप के अल्फा कार्बन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहां भी जा सकता है, मतलब डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है और यहां भी बन सकता है। तो 2 एल्कीन बनेगी यहां पे, एक तो ये बनेगी प्लस सेकेंड ये बनेगी। अब अगर इस एल्कीन की बात करें, इस पूरे को एक ग्रुप माना जाता है, ये उनके अल्फा कार्बन है, दैट इज कितने हाइड्रोजन हुए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें हमें कितने बने मिले? ये पूरा एक ग्रुप है, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये नहीं काउंट करने और उसके खुद के भी काउंट नहीं करते। ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके ज्यादा बनेंगे क्योंकि ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसीलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है।
नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और ये सारे फर्स्ट जो हमने पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के अंदर ये सारा A to Z जितना भी अभी तक किया हमने। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स, अब मान लो कहीं भी एल्काइल हैलाइड हो, ये आयोडाइड, उसके साथ हो CH3CH2 ब्रोमीन और CH3CH2 क्लोरीन, फ्लोरीन डायरेक्ट नहीं लेना, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। अब इस बॉन्ड ने टूटना है, आयोडीन का साइज ग्रेटर है तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ये जल्दी टूटेगा, उतनी ही जल्दी ये क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। तो ज्यादा रिएक्टिव एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड। एक तो हमारा फैक्टर ये था कि हम बॉन्ड लेंथ देख लेंगे, किसकी ज्यादा है वो जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा। सेकंड हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बेस पे भी देख सकते हैं। कहीं पे इनकी बात हो आपस में, तो देखिए ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है और ये टर्शियरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अगर ये रिएक्ट करता है तो ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, पहले ये टूट जाएगा। टर्शियरी बहुत ज्यादा स्टेबल है, इंटरमीडिएट बनने वाला स्टेबल है, तो ये वाला एल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करेगा। तो इस फैक्टर के बेस पे जो रिएक्टिविटी होगी वो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी के लिए 2 फैक्टर थे, एक तो जब हैलोजन अलग अलग हो तो बॉन्ड लेंथ चेक कर लो, जिसकी ज्यादा हुई वो जल्दी टूटेगा, और अगर हैलोजन सेम है तो फिर चेक करो कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी। टर्शियरी हमेशा ज्यादा रिएक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि रिएक्ट करते टाइम ये कार्बोकेटाइन बनाएंगे और कार्बोकेटाइन टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है।